क्योंकि लड़की अननोन थी तो हमने अननोन उस लाश का नाम ना नीली रखा। उन्होंने मुझे सीआईए के इंस्पेक्टर के तौर पे पेश किया, तो जो स्टोरी सामने आई वो मैं कहता हूं कि हमारे मुआशरे की जो है ना वो बुनियादें हिला देने वाली थी। इन्होंने ये किया कि एक ना फन ड्राइविंग का नाम से ना ये रोजाना निकलती थी, और आपने देखा होगा फोर्टिस स्टेडियम के करीब एक राहत बेकरी वाली जो जगह वहां ये इकट्ठी होती थी। हम तीनों बहनों ने ये फैसला किया हुआ था कि हम जिसके साथ भी जाएंगी लेकिन उसके साथ कोई हम यानी कि रात नहीं गुजारेंगी। बैठे बैठे एक दफा ने इनसे कोई बड़े लेवल की गलती हो गई, तो फिर लड़की ने कहा कि अब तो हमें शादी करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तलहा सुलहरी की जानिब से आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आइए जानते हैं नीली की कहानी सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब की जुबानी। जी भट्ट साहब। जी, मैं आपको ये जो नीली की कहानी सुनाऊंगा, मैं इस एंगल से सुनाऊंगा कि एक जब सहाफ़ी होता है उसके सामने जब केस आता है वो फिर वो कैसे अनफोल्ड होता है, उसमें कैसे कैसे जो ना चीज़ें चेंज होती हैं। ये मैं आप जो कहानी सुनाने लगा ये एक ऐसा है कि सुबह सुबह सर्दियों के दिन थे, सुबह के टाइम दोस्त साइकिलों पे जा रहे थे, तो उन्होंने एक लाहौर का मकामी जो गंदा नाला है उसके करीब से गुजरे, तो एक शख्स जो रुक गया, थोड़ी थोड़ी धुंध छट रही थी उस वक्त, तो उसने कहा यार वहाँ मुझे ना कुछ बोरी में से कुछ निकला हुआ नजर आया है। तो दूसरे का कहाँ, उसने कहा वहाँ, वो पीछे आए दोनों। जब उन्होंने थोड़ा सा नीचे होकर देखा तो नीचे एक पटसन की बोरी थी, तो उस पटसन की बोरी में से एक नस्वानी हाथ, एक लड़की का हाथ बाहर निकला हुआ था, और उस लड़की के हाथ पे एक नीले रंग की बैंड बजी हुई थी। वो आए तो उन्होंने एकदम चीखें मारनी शुरू कर दी, शोर मच गया, 15 पे कॉल हो गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने आके देखा तो वो दो बोरियां थी। दरअसल एक बोरी सर की तरफ से चढ़ाई गई थी, वो एक पाँव की तरफ से, दो बोरियों को दरमियान में से जोड़ा गया था। उसको जब बाहर निकाला तो वो एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी, और उसके कद काठ भी जो थी बस 5.5 फुट का उसका कद, और उसने कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, बुंदे, और बड़ी वो लेटेस्ट कटिंग के उसके बाल थे। पुलिस ने ये सारा वाकया किया। जब हमें पता लगा, हमने भी देखा, तो मुझे कुछ थोड़ा सा अजीब सा चीज़ भी महसूस हुई। तो वो लाश जो है ना वो डेड हाउस में जमा करा दी गई। जो मुतलका तफ्तीशी था उससे मेरी बातचीत होती थी, मैंने कहा कुछ चीज़ें मुझे अजीब लगती। बाद में फिर मैंने जाके सोचा कि हाँ, उस लड़की ने ब्लू कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी, ब्लू कलर का दुपट्टा था, बुंदे भी उसने मैचिंग ब्लू थे, शूज़ भी ब्लू थे। तो हमने उस, क्योंकि लड़की अननोन थी, तो हमने अननोन उस लाश का नाम ना नीली रखा। नाम कुछ और था उसका, लेकिन हमने कहा ये नीली की लाश मिली है, क्योंकि वो सारे कपड़े उसके नीले, हर चीज़ नीली थी। तो बाद में क्या हुआ कि वो ना इन्वेस्टिगेशन वाले लगे रहे, कुछ पता नहीं चल रहा, एक हफ्ता लगे। इस दौरान लाहौर के कुछ और थानों में भी उस वक्त ये थंब इम्प्रेशन वगैरह का इस तरह का सिस्टम नहीं था जब का ये वाकया है। कब का वाकया भट्ट साहब? ये आज से समझ ले कि 10 साल कबल का वाकया है। तो 10 से भी ज़्यादा, बल्कि 12 साल कबल का वाकया, क्योंकि उन दिनों में भी मैं रोजनामा जंग में इंचार्ज था क्राइम एडिशन का। तो ये वाकया इसलिए मुनफरद है कि ये इस वाकया के पीछे जो बैकग्राउंड थी ना वो आप सुन के बड़े हैरान होंगे। सबसे पहले तो ये वाकया उन्होंने इर्द गिर्द के थानों से चेक किया, फिर पता चला कि फलां थाने में भी एक लड़की के जो है ना गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, और 2 दिन हो गया उसका नहीं पता चल रहा। तो 2 दिन के बाद उनको भी नहीं पता। तो ये बातचीत पहुंचते पहुंचते तकरीबन 5-6 दिन लग गए। 6 दिन के बाद उस लड़की की बहन को उन्होंने डेड हाउस में दिखाया, तो वो रोने लगी। उसने कहा ये मेरी बहन है। तो वो थाने में लाया, तो मुझे ना वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, तो बल्कि एसएचओ भी वही थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाए भट्ट साहब, आपके मतलब की कहानी। अच्छा, उस वक्त मैं जब जंग में मैं इंचार्ज क्राइम एडिशन था, तो मेरे ये इस तरह की बड़ी स्टोरी जो है ना क्लिक करती थी कि उसमें किसी की लड़की का कोई वाकया हो, उसके साथ कोई इस तरह का, या कोई लड़की मुलजम हो, उसने वो क्राइम किया हो, या किसी मुलजमों का साथी हो। तो इस तरह की वारदातों की जो खबरें थी ना, बल्कि फीचर, वो बड़े क्लिक करते। तो वो मुझे एसएचओ ने कहा कि भट्ट साहब आ जाइए, आपके ना मतलब की एक स्टोरी हमारे पास आई। मैं गया, उन्होंने मुझे सीआईए के इंस्पेक्टर के तौर पे पेश किया। वो पेश करके उन्होंने मुझे कुर्सी पे बैठा दिया। मुझे उन्होंने आंख मारी और पहले मेरे से बात कर रही है, मुझे कहा कि आपने बिल्कुल ऐसे सीआईए के इंस्पेक्टर की तरह बिहेव करना है, क्योंकि ये जो लड़की है ना इसके वालिदा अमेरिका में होते हैं, इसका एक कज़न आया हुआ है वो जर्मनी से आया हुआ है। तो ये थोड़ी सी मॉडर्न किस्म की फैमिली है। तो वो कहते हैं कि हमने अखबारों में नहीं देना, हमने ये मीडिया पे इसके पब्लिश नहीं करना, लेकिन क्योंकि हमने अब मुलजम पकड़ना है, तो इसलिए। तो वो उस लड़की से जब मेरी बात हुई, तो अब मैं ये भी बताता चलूँ कि जब लड़की ने उनको बताया ना, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ना मुलजम का सुराग लग गया, और पुलिस ने मुलजम को पकड़ लिया। जब मुलजम को पकड़ लिया ना, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं गया तो पहले मेरी मुलाकात हुई उसकी बहन से। वो भी एक स्मार्ट लड़की, और जदीद तराश के कपड़े, मॉडर्न जैसे कह रहे हैं।
तो मैंने उस लड़की से ना इब्तदा की सवालात करने की, और उसके बाद जो उसका जो कज़न था कुछ उससे बातें की। उसने कहा मैं तो यहाँ आके हैरान रह गया हूँ जर्मनी से कि पाकिस्तान में भी इतना मॉडर्न सिस्टम हो गया पुलिस का, और ऐसे CIA के जो इंस्पेक्टर हैं वो इस तरह तहकीक करते हैं। यानी वो बड़ा इम्प्रेस हुआ मेरे सवालात उनसे। तो उससे नहीं पता था कि मैं एज ए सहाफ़ी वो सारी चीज़ें डिटेल ले रहा हूँ। तो जब उनसे बात की, फिर इंस्पेक्टर से पूछा कि ये मुलज़म कैसे पकड़ा गया, फिर मैंने मुलज़म से इंटरव्यू किया। तो ये जब मुलज़म से मैंने इंटरव्यू किया, फिर उसका एक बहनोई था उसका भी मैंने इंटरव्यू किया। तो ये सारे जब इंटरव्यू किए तो जो स्टोरी सामने आई वो मैं कहता हूँ कि हमारे मुआशरे की जो है ना वो बुनियादें हिला देने वाली थी। वो हुआ ये कि ये जो 3 बहनें थी, इनके वालिद का जो है ना वो अमेरिका का जो ना वीज़ा लग गया पूरी फैमिली का। उन दिनों गाल में वो पर्ची लॉटरी सिस्टम था, अमेरिकन की तरफ से पाकिस्तानी को वीज़ा दिए गए थे। इसके वालिद का पूरी फैमिली का निकला, लेकिन क्योंकि इनके घर में ही इनकी दादा और दादी भी रहते थे, वालिद ने कहा कि क्योंकि मेरी तीनों बच्चियां नौजवान हो रही हैं, एक जवान है और 2 नौजवान हो चुकी हैं या हो रही हैं, यानी इनकी उम्रें थी उस वक्त 18, 19 और 21 साल। तो वो वालिद जो है ना वो बेटों को तो छोटों को साथ ले गया अमेरिका, मियाँ बीवी, लेकिन बेटियों को इधर दादा और दादी के पास छोड़ गया कि इनके जो है ना ऊपर अमेरिकन मुआशरे का असरात मरतब होंगे, ये मॉडर्न हो जाएंगी, ये सर से दुपट्टा उतार देंगी और ये वहाँ का मॉडर्न माहौल तय कर ऐसा देश वैसा बेस हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बच्चियों को इधर छोड़ दिया, लेकिन इधर छोड़ने का इम्पैक्ट क्या हुआ? हुआ ये कि वो अमेरिका चले गए, वहाँ माँ बाप सेटल हो गए, छोटे भाइयों को भी उन्होंने स्कूलों में डाल दिया। ये जो तीनों लड़कियां ना भी इंडिपेंडेंट हो गई। थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ कि दादा को अटैक हुआ, दादा साहब फोत हो गए, अब रह गई दादी। दादी की थी नजर कमजोर। अच्छा, ये लड़कियों ने देखा कि दादी को तो पता नहीं चलता हम कब आती हैं कब जाती हैं। इन लड़कियों ने क्या किया कि पैंटें शर्टें पहननी शुरू कर दी, दुपट्टे उतार दिए, टी शर्टें पहननी शुरू कर दी। फिर इनके वाले साहब ने जो पैसे पूसे भेजे, गाड़ियां आ गई घर में, इन्होंने गाड़ियों पे ना बाहर निकल के ना फंक्शन पे चले जाना अपनी मर्जी से। अच्छा, जब ये लड़कियों तीनों बहनों ने ये जो अपनी गाड़ियों पे जाना शुरू कर दिया, दादी की क्योंकि नज़र कमज़ोर थी, तो इन्होंने क्या फिर ये जो लड़का है ना उसने मुझे बताया कि इन्होंने ये किया कि एक ना फन ड्राइविंग का नाम से ना ये रोज़ाना निकलती थी, और आपने देखा होगा फोर्ट स्टेडियम के करीब एक राहत बेकरी वाली जो जगह, वहाँ ये इकट्ठी होती थी। वहाँ से क्या होता था कि हर लड़की जो है ना वो एक बॉयफ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी पे जाती थी, और वहाँ से ये क्या नाम है किसी होटल से खाना खाया, एंजॉय की, लॉन्ग ड्राइव किया, वापसी आए। ये कहती थी कि हम तीनों बहनों ने ये फैसला किया हुआ था कि हम जिसके साथ भी जाएंगी, लेकिन उसके साथ कोई हम यानी कि रात नहीं गुजारेंगी, और उसके साथ उसके घर में नहीं जाएंगी, लेकिन हम लॉन्ग ड्राइव करेंगे, यानी दिन के दौरान जो है ना इंडिविजुअली वो करेंगे। और रोजाना इन्होंने जाना, रोजाना फन ड्राइव करना, लड़कों से गिफ्ट लेना, नए नए गिफ्ट, नई नई पैंट शर्ट, और इस तरह इन्होंने ना करना शुरू कर दिया। उसके बाद खाने पीने की अशिया। ये जो 2 इसकी छोटी बहनें थी ना उनके तो बॉयफ्रेंड हो गए, यानी रोजाना की सतह पे। ये जो बड़ी बहन थी ना जिसको हमने नीली का नाम दिया है, इस लड़की को वैसे भी नीले रंग से प्यार था, इसका निक ने वाकई नीली निकला, बाद में नाम इसका कुछ और था, लेकिन नीली उसको कहते क्योंकि इसको नीले रंग से बड़ा इश्क था। अच्छा, इस लड़की को उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक लड़के ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्यों ना हम नीली का उससे अटैच करा दें। उन्होंने कराया। वो बहुत अमीर आदमी था, लड़का था, यानी 26-27 साल उसकी, 25-26 साल बल्कि उम्र थी। बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी उस वक्त की, उसमें आना और पैंट शर्ट पहनना, लेकिन उसके लहजे से पता चलता था कि वो FA पास से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। और ये लड़कियां जो ना मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी, कॉलेज की भी थी। अच्छा, ये उसकी अटैच हो गई। अटैच होने के बाद इसने उस लड़के का नाम था यासिर। इसने उस लड़के से कहा कि मैं ना आपके साथ लॉन्ग ड्राइव करूंगी, सब करूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं ठहरूंगी, कहीं नहीं। ये करते रहे। कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि उस लड़के के साथ ना उस लड़के ने कहा कि मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। और वो पैसे बड़े लगाता था क्योंकि वो करोड़पतियों का बेटा था। पैसे उसने खूब खिलाने, इतने पैसे खिलाने के एक वक्त में इस नीली ने कहा कि तू मेरे घर भी आ जा। को ये घर में अपने नीचे वाले फ्लोर में दादी होती है, उसको पता नहीं चल रहा ऊपर कौन है। बैठे बैठे एक दफा ने इनसे कोई बड़े लेवल की गलती हो गई, तो फिर लड़की ने कहा कि अब तो हमें शादी करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पहले कहा था शादी करनी पड़ेगी। तो लड़की को भी होगा कि अब क्योंकि इसके पहले के लोगों को पता चले तो हमें वो, इस लड़के ने क्या किया, अपनी वालदा को बताया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, इसके लड़के की जो 9 बहनें थी, 7 बहनों के बाद ये ना कुवैत, सऊदी अरब और इराक, यमन, पता नहीं कौन कौन से ममालिक में इसके वालिद जो है ना बैरून मुल्क होते थे। तो उनकी लाहौर में आरत थी बहुत बड़ी सब्जी मंडी में, तो वहाँ भी उनके करोड़ों के कारोबार थे। तो उसके वालिद ने बड़ी मन्नतों के बाद ना 9 बेटियों के बाद ये हुआ था। तो अब इसकी सारी बड़ी बहनें इतनी और उम्र में ही बड़ी इससे, और ये
इस लड़के ने ना जब अपने घर जाकर उसकी वालदा ना इसकी बात मान के रिश्ता लेने गई, लेकिन जब वो गली महल्ले में गए तो जब लड़कियों के बारे में उन्होंने महल्ले से कोई 2-3 औरतें, उन्होंने कहा ये लड़कियां तो रोजाना की सतह पे सैर करने निकल जाती हैं, बड़े अजीबोगरीब मौत स्क्वाड लड़के। स्क्वाड। अच्छा, इन केस ब्रीफली के वो माँ जो है ना शादी के रजामंद हुई, लेकिन 1-2 महीने और गुजर गए, इनको फिर नजर आने लगा, इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली बगैर किसी को बताया। फिर इसने इसकी बड़ी बहन को पता चला, छोटी बहन को पता लगा नीली की, उसने उसको बताया, उसने फिर उसकी वालदा को फोन कर दिया लड़के की, भाई मेरी बहन ने और आपके बेटे ने शादी कर ली। फिर रोना धोना तो होता है, जैसे फिर वो मान गए, घर ले गए, कुछ अर्सा ये रही, लेकिन इसमें के अंदर मॉडर्न जो जरासीम चाह रहे थे, इसने कहा मैं तो इस घर में नहीं रह सकती, आपकी इतनी बहनें हैं, हालांकि 3-4 बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन कहती है मैंने इस घर में ना। उसने फिर सब्जी मंडी के करीब इसके वालिद ने एक बड़ा वेल फर्निश्ड फ्लैट बनाए हुए थे, लेविश किस्म का, ये ना उसने कहा मैं उधर शिफ्ट हो गए, उधर रहने लग गए। लेकिन इस दौरान इसके घर में एक बेटी पैदा हो गई, कुछ वर्षा ऐसे टाइम गुजरा बड़ा अच्छा, फिर इसके घर भी आना शुरू हुआ। शॉर्टली ये हुआ कि जो कुछ अर्से बाद ना इस लड़की ने ना फिर से अपनी दादी के घर जाना शुरू कर दिया, फंड ड्राइव शुरू कर दी। उस यासर को पता था, उसने कहा ये तो काम फिर खराब है। एक रोज ईद की रात थी तो इसने कहा चलो मैं तुम्हें मामा के घर अपने ले जाऊं। इसने कहा मैंने नहीं जाना, मैं दादी के पास जाऊं। इसने कहा मुझे पता तू दादी के घर क्यों जाना चाहती है। उसने कहा तू फंड ड्राइव के लिए जाना है। इनमें क्लैश हुआ, लड़के ने पकड़ के उसको दीवार के साथ मारा, उसका सर लगा, उसने एक दफा गुस्से से और पकड़ के मारा और नीचे गिरी तो ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। ठुड्डे मार के तीन और बच्ची रोने शुरू हो गई। इसने बच्ची को उठाया, घर को बाहर फ्लैट को ताला लगाया, घर चला गया। घर रात के 12 बज के पहुंचा तो वालदा कहता है, उसने कहा भाई बहू नहीं आई। उसने कहा वो अपनी दादी के घर चली गई, तो ये मेरी बेटी को आप संभाले, तो मुझे नींद आई हुई है। वो कुछ उसने लड़के ने गाल में थोड़ा सा नशा भी कर लिया था। वो ना घर गया और जाते ही ना वो सो गया। बेटी उसके बेटी जो उसकी थी वो दादी के पास। सुबह उठा तो एकदम उसके होश ठिकाने। उसने कहा मैं तो रात को उसको मार के आ गया हूँ, माँ को पड़ गया। ये मैं आपको बड़ी ब्रीफली सुना रहा हूँ। तो उसकी वालदा को हो गया कि हाय मेरी 9 बहनों का खिलौता भाई और मेरा खिलौता बेटा, ये तो फांसी लग जाएगा। उसने बड़े बहन भाई जो एक बड़ा पढ़ा लिखा था उसको बुलाया, उसको कहा कि भाई मेरा बेटा तो फंस जाएगा। वो सारी रात ना दिन पूरा ऐसे गुजर गया। उन्होंने कहा अब क्या करें, अभी दिन नहीं गुजरा, बल्कि वो ईद की नमाज के थोड़ी देर बाद ये बातचीत हुई है। तो बहनोई ने कहा चलो हम पता तो करते हैं। वो गए अंदर गए तो उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर वो लड़की जमीन पे लेटी हुई थी। हालांकि उसको चोटें इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सर पे लगने वाली चोट से खून बहता रहा। वो खून इतना ज्यादा बहा कि वो बेहोशी में कत्ल हो गई। यानी अब उन्होंने हिलाया जलाया, उन्होंने कहा ये तो मर गई है। और जब वालदा को फोन किया तो उनको गशी के दौरे के मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। अब उसने कहा मेरे बेटे को किसी तरह बचाओ। वो इन केस ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहनोई जो है ना उसने कहा यार ये जो डेड बॉडी है ना हमें यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने जल्दी जल्दी एक रजाई पकड़ी, उसके अंदर डेड बॉडी को बांधा। वो पतली सी लड़की स्मार्ट थी, ऊपर से रस्सियां बांधी। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने ना एक और फोम सा बांध के ना तो रख दिया। तो नीचे से वो जो नहीं होते ये पांडी बोरियां उठाने वाले, उनको बुलाया, उनको कहा यार ये हमारी गाड़ी में रख दो। और ये इन्होंने ऐसा किया कि टाइम को डिले किया। रात के कोई 9 बजे उन्होंने पांडियों से गाड़ी में रखवाया। उसके बाद ये ना बैठ गए अंदर। रात के 12 बजे ये निकले हैं, ठंड सर्दियों के दिन थे। ये उसी गंदे नाले के पास गए हैं, वहां जाके इन्होंने वो ना ऊपर से वो उतारा है। जब वो एंड वाली बीच में जो 2 बोरियां रह गई ना, इन्होंने कहा रजाई भी फेंकी तो कहीं वहीं से हम पकड़े ना जाए। इन्होंने रजाई भी खोली, 2 बोरियां चढ़ाई, एक साइड की तरफ से एक पाँव की तरफ, इन्होंने उसको ना गंदे नाले में फेंकता। लेकिन जल्दबाजी में वो नाले के अंदर डूबी ना, किनारे पे गिर गई। ये अंधेरा करके बाद पुलिस ने कैसे कहा कि पुलिस को पता चला कि ये जो मुलजम है ना, एक टाउट ने बताया कि एक इसका जो बहनोई है ना, जो लड़की जिंदा जिसने बताया कि मेरी बहन अगवा है, इसका ना अपनी बीवी के साथ फड्डा था। उन्होंने उसका छापा मारा तो वो कुवैत जाने के लिए तैयारी में बैठा हुआ था। उसको जी उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ के जब लाए तो पता लगा कि बहनोई भी साथ, उन्होंने बहनोई को पकड़ लिया। इन शॉर्ट ये चलान बंद है। तो मैंने जब इंटरव्यू किया तो मुझे एसएचओ ने बताया कि ये मुझे यानी आज से कोई 10-15 साल पहले वो 15 लाख रुपया जो है ना वो दे रहे थे कि बहनोई का नाम ना। फिर बाद में पहले कहते 5 लाख दे रहे थे, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख पे आ गए कि 15 लाख दे रहे, बेटा तो हमारा शामिल है, लेकिन बहनोई का नाम लाश को ठिकाने लगाने से काट दे। उन्होंने कहा नहीं मैं दोनों का चलान दूंगा। उसने दोनों का चलान दिया, दोनों गिरफ्तार हुए, ये कर दे। कुछ अरसे के बाद वो क्योंकि पैसे वाले थे, कुछ अरसे के बाद जो है ना ये ना एसएचओ ने कहा कि मेरा वहां तबादला होगा। अच्छा, लगता तो ऐसे है कि यहाँ कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी का आगे बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया। मैंने एसएचओ को पूछा फिर क्या हो। कहता हो ना कि भाई साहब कुछ महीने बाद यानी 8-9 महीने के बाद ना मैं एक और केस के सिलसिले में अदालत पहुंचा तो आवाज आई कि यासर जो है ना फलां केस वाला हाजिर हो। मैंने सुना, मैंने कहा ये तो मैंने पकड़ा था। मैं आगे हुआ तो देख के मैं हैरान रह गया।
मैं हैरान इसलिए रह गया कि मुलजम जो है जिसको यासर करके ला रहे हैं वो यासर है ही नहीं। मैं हैरान हो गया, मैंने उस लड़के के सामने आके खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं कौन, मेरा मुझे जानते हो? कहता है, उसने मेरा टैग पढ़ा, उसने कहा आप इंस्पेक्टर फलां हो। उसने कहा नहीं, ये तो तुमने नाम पढ़ लिया है, तुम यासर नहीं हो। उसने कहा मैं यासर हूं। उसने कहा बेटा यासर को मैंने गिरफ्तार किया था, उसके बहनोई को मैंने गिरफ्तार किया था, तुम्हें जाली मुलजम बना के पेश किया गया। वो हक्का बक्का रह गया। इस दौरान वो पेश हो गए, कहते जी मैंने ना जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मैं इस केस में ना पेश होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सर मेरे पास कुछ अहम मालूमात। उन्होंने जज साहब ने वो केस तो पेंडिंग कर दिया उस दिन। उन्होंने कहा फलां डेट को आप आए। कहते जी मैं फलां डेट को जो डेट आई उस दिन मैं पहुंचा, मुझे कटहरे में जज साहब ने बुलाया, तो मैंने कहा जी वो मुलजम किधर है जी, वो मैं उसकी शनाख्त करनी। जज साहब ने कहा शनाख्त करें। वो कहता है जी, वकील कहने लगा जी वो भी ट्रैफिक में फंस गई उनकी गाड़ी, क्या नाम है, जेल खाना जात की, और वो पहुंच गया। कहते मैंने मुस्कुराया, मैंने कहा सर आप अगर कहें तो मैं 4 घंटे भी इंतजार करने के लिए हाजिर हूं, लेकिन ये मुलजम वापस नहीं आएगा। तो जज साहब बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा क्यों? तो कहते कि सर ये जो मुलजम को आप यासर समझ रहे हैं ना, ये यासर है ही नहीं है, ये मुलजम तब्दील कर दिया गया। ये आप जिस मुलजम का 9 महीने से ट्रायल कर रहे हैं ना पिछले, ये जाली मुलजम है। असल मुलजम को मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि कुवैत का उसका पहले वीजा लग गया हुआ था, असल मुलजम को फरार करा दिया गया, और मुझे लगता है कि इसके बहनोई को भी जमानत में रहा कर दिया गया। जज बड़ा मेरी तरफ ने ऐसे देखे ना, कागज को चेंज करने लगा। कहता कि जज ने कहा जी ये केस ना हम 2 हफ्ते के लिए डिले करते हैं, तो अगली पेशी पे मुलजम को हाजिर किया जाएगा। कहते मैं उतरा मुस्कुराते हुए, अब मैंने क्या कहना था, तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, फिर वो उसके बाद आपको कभी बुलाया? कहता है भट्ट साहब कुछ उन्होंने अदालत ने मुझे जज साहब ने क्यों बुलाना था? देखें अगर वो मुझे बुलाते तो साबित हो जाता कि वो जो थाने वालों ने मुलजम चेंज किया था, साबित हो जाता कि प्रोसिक्यूशन ने जाली मुलजम को पेश किया, साबित हो जाता कि 9 महीने से जो बार बार पेशियों के बाद एक मुलजम जो जेल खाना जात में जा रहा है, तो जेल की सारी इंतजामिया जो है ना गलत साबित हो जाती। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जज साहब सुन रहे थे, इनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती कि आप 9 माह से जाली मुलजम को सुन रहे हैं, वो असल मुलजम है ही नहीं। तो कहते हैं फिर उन्होंने मुझे कभी भी ना बुलाया, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो नीली के कातिल हैं वो जो है ना अपने पैसे का जो है ना वो ताकत दिखा के तो फरार हो गया। तो जब ये इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी ना, तो मैं देखा कि मगरब का टाइम था, तो मेरा बाहर खिड़की के बाहर नजर पड़ी ना, तो जैसे ना थोड़ी थोड़ी उजाला था, तो दरमियान में एक नीले रंग की लाइन नजर आ रही थी। तो मैं उसकी देख रहा तो एकदम ना मगरिब का टाइम था, तो एक डार्क सा जो ना अंधेरा छाना शुरू हुआ, और वो नीली जो लाइन है ना वो खत्म हो गई। तो मैंने वही सोच लिया, मैंने कहा ये जो नीली थी ना, इसको इस पैसे की ताकत ने, अंधेरे ने अपने अंदर छुपा लिया है, लिहाजा नीली का असल कातिल कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो तो है ही नहीं है, और ये झूठे केस है, झूठी अदालत में पेशियां हो रही हैं। तो लिहाजा कहने का ये मतलब था कि जो माँ बाप ये समझते हैं कि अमेरिका में हम चले जाएंगे और पीछे हमारी बच्चियां ठीक रहेंगी, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है। हम ये समझते हैं कि मुलजम पकड़े गए हैं तो उनको सजा हो जाएगी, तो आपने देखा कि हमने भी देखा कि मुलजम ही गायब कर दिया गया। तो इस जो कहानी है ना, इसमें मुझे नीली का आज तक बड़ा दुख है कि नीली के कातिल जो है ना वो पुलिस पकड़ नहीं सकी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की जुबानी नीली की कहानी सुनी है। इस कहानी को लेकर आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।